अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा है। मैं बुनियादी तौर पे ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। इंग्लैंड से मैंने FRCS किया हुआ है और ऑर्थोपेडिक के साथ दो और शोबे में मैं बहुत पिछले चंद साल से काम कर रहा हूँ। एक तो एंटी एजिंग का शोबा है, उसमें काफ़ी काम है इस वक्त मेरा, और एक वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस के अंदर, क्योंकि मेरे अपने ख़ुद ऑर्थोपेडिक के काम में वेट लॉस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वेट लॉस का काम भी काफ़ी कर रहा हूँ मैं। कराची के अंदर मेरी प्रैक्टिस है, डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाके में। अच्छा, पहले आपसे मैं ज़िक्र करूँगा कि ये जो मैंने कहा था कि ऑर्थोपेडिक्स का काम है और साथ साथ एंटी एजिंग का भी काम है। अब एक चीज़ ऐसी है जो दोनों में काम करती है, वो है आजकल काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि PRP का इस्तेमाल होता है। ऑर्थोपेडिक्स में भी हो रहा है इस्तेमाल और एंटी एजिंग में हो रहा है। PRP कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को। इसकी अगर थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं कि इसका आप असूल ये समझें कि PRP एक तरह का कुदरती इलाज है। बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने जिस्म में रिपेयर और मेंटेनेंस का और मरम्मत का सिस्टम रखा हुआ है। जब आपको कोई चोट लग जाती है, वहाँ से खून निकलता है, कुछ अरसे में खून खुद ही बंद हो जाता है। जानवर को भी चोट लगती है, जानवर अस्पताल नहीं जाता, उसके ज़ख़म भर जाते हैं। तो दरख्त की शाख कटती है, वो खुद निकल आती है। तो रिपेयर और मेंटेनेंस का सिस्टम बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, जिसको हम ग्रोथ फैक्टर्स भी कह सकते हैं। ये PRP जो है इन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स को इस्तेमाल करता है। इसको इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये कुदरती शिफा, अल्लाह ताला की शिफा है जो अल्लाह ताला ने जिस्म में डाली हुई है। कुरान मजीद में एक आयत है, वैज़ा मरिद तो फ़हुवा यशफ़ीन, जिसका मतलब है जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। असल में अगर ये समझा जाए कि शिफा दवाइयों से नहीं आती, शिफा अल्लाह ताला ने जिस्म में ही डाली हुई है। जब दवाइयाँ उस शिफा के साथ, कुदरती शिफा के साथ, जो फैक्टर्स अल्लाह ने उनके साथ मिलती हैं, तब बीमारी का इलाज होता है। PRP इस तरह काम करती है कि जिस्म के रिपेयर और मेंटेनेंस को एनहांस कर देती है, बढ़ा देती है। अब इसका ऑर्थोपेडिक में जो इस्तेमाल है वो ये है कि वक्त के साथ साथ आपके जोड़ों में ख़राबी पैदा हो जाती है। जोड़ों में, जिसको आमतौर पे लोग कहते हैं गैप आने लगता है, या अगर उसको ये भी समझें आप कि जोड़ों में जंग लगने लगा है या जोड़ पुराने हो रहे हैं, जिस तरह गाड़ी के टायर घिसते हैं, इसी तरह जोड़ों में भी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी तक तो इसका कोई हल नहीं था। ये जब ज़्यादा ख़राब हो जाते थे ऑपरेशन करके जोड़ बदल दिए जाते थे, लेकिन अभी चंद साल से ये टेक्नोलॉजी निकल आई है जो PRP कहते हैं। ये इसको रीजेनरेटिव मेडिसिन भी कहते हैं। ये नया टिश्यू जनरेट होता है इससे। तो जब जिन जोड़ों की अपनी जो चिकनाई, जो कार्टिलेज होता है, जो कुशन अल्लाह ताला ने डाला हुआ है जोड़ में, वो जब घिसने लगता है, उसको वो ख़राब हो जाता है, तो PRP करने से वो कुशन, वो जो वो है उसकी रिपेयर हो जाती है, जो चिकनाई है वो कुछ वापस आ जाती है। अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स में PRP अभी मैंने ज़िक्र किया था कि ये घुटने के जोड़ में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा और जगह भी इस्तेमाल होता है। असल में PRP शुरू ही हुआ था कोई तकरीबन 25-30 साल पहले, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने ही शुरू किया था। ये जो लोगों को चोट लगती थी, वॉर के ज़ख़म होते थे, एक्सीडेंट के, जिसमें जिस्म के हिस्सों से काफ़ी गोश्त निकल जाता था, खड्डे बन जाते थे, उन खड्डों को भरने के लिए PRP शुरू किया था। उससे नया टिश्यू बनता था और खड्डे भर जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये
और लोगों ने भी इस्तेमाल करने शुरू किया। ऑर्थोपीडिक में जो इसका इस्तेमाल है घुटने के अलावा किसी भी जोड़ में हो सकता है, कूल्हे में भी इस्तेमाल होता है, शोल्डर में भी, एल्बो में भी इस्तेमाल होता है। और शोल्डर में एक कंडीशन होती है जो रोटेटर कफ में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें कंधे में तकलीफ़ होती है और कंधे फ्रोज़न शोल्डर भी हो जाता है। उसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पीआरपी से उसका इलाज अब काफ़ी मुमकिन हो गया है। और ये जो टेनिस एल्बो वगैरह जो होती है उसमें अभी तक कॉर्टिसोन इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन उसमें भी पीआरपी डालें तो ज़्यादा देर पा उसका नतीजा आता है। पीआरपी के साइड इफ़ेक्ट्स तो एज सच कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपके मरीज़ के अपना जो खून होता है उसी को एक स्पेशल ट्यूब में डाल के मशीन में प्रोसेस करके उसकी को वापस जिस भी जोड़ में जिस भी जगह मरम्मत की, रेनोवेशन की, रिपेयर की ज़रूरत है वहाँ डाल देते हैं। इसमें दवाई किसी किस्म की नहीं होती, तो मरीज़ के अपना ही खून है जो मरीज़ के जिस्म में दौड़ रहा होता है, उसी को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका एज सच साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। अच्छा, पीआरपी के साथ एक और चीज़ है जो चल रही है और आजकल खासी इस्तेमाल में आ रही है, पब्लिसिटी में आ रही है, मेडिकल और जनरल पब्लिक के जो रिसाले वगैरह और जो सोशल मीडिया पे भी आता है, वो है स्टेम सेल का इस्तेमाल। स्टेम सेल असल में उस सेल को कहते हैं जिससे बहुत सारे टिश्यूज़ बन सकें। अगर आप देखें, बच्चा जो बनता है एक सेल से बनता है, उसी एक सेल से सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक और बीच में जितने टिश्यूज हैं सब उसी से बनते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब वो टिश्यू बन जाता है तो उस टिश्यू से आप स्किन से आँख नहीं बना सकते, आँख के टिश्यू से दिमाग नहीं बना सकते, बोन से मसल नहीं बना सकते, मसल से आंतें नहीं बना सकते। लेकिन अब ये पॉसिबल हो गया है कि स्टेम सेल से आप कोई भी टिश्यू बना सकते हैं। ज़्यादातर अभी तक ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है, लेकिन इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। इसका आगे मेरे ख्याल है 10 साल के अंदर बेशुमार बीमारियों के इलाज इससे, और जिन बीमारियों का भी इलाज है ही नहीं वो भी स्टेम सेल से निकलेंगे, क्योंकि स्टेम सेल की खासियत ये है कि कोई भी टिश्यू बना सकता है। अभी जो इसका इस्तेमाल हो रहा है ऑर्थोपीडिक्स में स्टेम सेल का, वो वही हो रहा है जो पीआरपी इस्तेमाल होता है जिस चीज़ के लिए, वही जिसको हम रीजेनरेटिव मेडिसिन कह रहे हैं, नया टिश्यू बनाने के लिए। घुटने में पीआरपी भी इस्तेमाल होता है और स्टेम सेल भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह किसी भी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर का भी यहाँ ज़िक्र करता चलूँ मैं, कमर में स्टेम सेल और पीआरपी दोनों इस्तेमाल होता है। ख़ासकर ये जो आप सुनते होंगे डिस्क प्रॉब्लम वगैरह जो है, ये अभी पाकिस्तान में इतना नहीं चला ये, क्योंकि इसके लिए स्पेशल किस्म के एक्सरे चाहिए होते हैं 2 डिफरेंट डायरेक्शन से, ताकि स्टेम सेल को डायरेक्ट उसके अंदर कमर के डिस्क के अंदर इंजेक्ट किया जाए। वज़न का जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। मोटापा दुनिया में बेतहाशा बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है इसको ग्लोबल इसका प्रॉब्लम हो गया है, और एक नया लफ्ज़ ईजाद हो गया है जिसको ग्लोबल ओबेसिटी को, ग्लोबिसिटी एक नया लफ्ज़ बन गया है इसके लिए, इसका ग्लोबल नेचर बताने के लिए। और इससे बेशुमार बीमारियां इससे जन्म लेती हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, शुगर का, हार्ट का है, स्ट्रोक है, जोड़ों के, कमर का दर्द, घुटने का दर्द है, ये जो डिमेंशिया और अल्जाइमर जो है ये भी, और इवन कैंसर भी मोटे लोगों में पतले लोगों के निस्बत कई गुना ज़्यादा कॉमन होता है। तो मोटापे का सब बीमारियों पे, ख़ासकर जोड़ों पे बहुत असर है, क्योंकि जोड़ आपकी बॉडी का वेट लेके चलते हैं। अब आप सीधी से एक बात समझेंगे, एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी जा रहे हैं और एक मोटरसाइकिल पर रोज़ाना 5 आदमी जो हमारे मुल्क में जाते रहते हैं,
तो जो जिस मोटरसाइकिल पे 5 बंदे बैठ रहे हैं वो मोटरसाइकिल के पहिए और पुर्जे बहुत जल्दी जवाब दे जाएंगे। तो इसलिए जोड़ों पे इसका बहुत असर है और मेनली 2 पे बहुत असर होता है, घुटने पे और कमर पे। और इन दोनों के लिए इसका वेट का कम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मरीज़ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और घुटने का फिर इवेंचुअली जाके फिर सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन अब जैसे ज़िक्र हुआ था पहले कि अब जिनके ख़राब हो चुके हैं उनकी तो एक मजबूरी है, लेकिन जो उनके अभी ख़राब होने शुरू हुए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि भाई उनका कभी ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। अगर वो ये पीआरपी स्टेम सेल ट्रीटमेंट बर वक्त करा लें तो वो नॉर्मल अपने काम उनके जारी रह सकते हैं। तो ये वेट का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है और हमेशा, और ये वेट रिडक्शन का काम जो मैंने शुरू किया था चंद साल पहले, वो बेसिकली ऑर्थोपेडिक घुटने के लिए वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। और घुटने का ही की वजह से वेट कम कराना शुरू किया था, फिर दूसरे और पेशेंट आने लगे। वो हमारे यहाँ तो आपको पता है बड़ा मसला होता है ख़ासकर लेडीज़ में कि लड़की मोटी है तो शादी नहीं हो रही, या लड़की है तो फिर फैमिली में मसले हो रहे हैं, मियाँ परेशान हो रहे हैं, मियाँ दूसरी शादी के चक्कर में तलाक़ के मसले हो जाते हैं। तो ये वेट का तो इतना बड़ा इशू है इस वक्त दुनिया भर में। अमेरिका में और गल्फ़ कंट्रीज़ जो है हमारे, इनमें तो मोटापा सबसे ज़्यादा है। आपको सुन के हैरानी होगी कि 200 से ज़्यादा मुल्क हैं और पाकिस्तान और इंडिया का नंबर मोटापे पे 9वें और 10वें पे आता है, जबकि इसमें यूरोप के 40 से ज़्यादा ममालिक शामिल हैं। हमारे यहाँ मोटापा जो है वो उनसे भी ज़्यादा है, 9वें और 10वें नंबर पे आता है। जबकि हमारी डाइट जो है वो उनकी तरह इतनी रिच भी नहीं है, उसके बावजूद ही मोटापे का हमारे यहाँ बहुत बड़ा वो है, जिससे अभी बीमारियां जिक्र किया मैंने। और ख़ासकर चूँकि इस वक्त जोड़ों पे ज़ोर हो रहा है तो जोड़ों पे तो इसका बहुत असर रहता है। अच्छा, अब मसला ये है कि वेट, किसी का वज़न ज़्यादा है, अब उसको कम करना है, उसके बहुत सारे रीज़न है। सोशल वजह है, वो बंदी अच्छा लगना चाहती है, शादी के मसले हैं, या जोड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, या और दूसरी बीमारियों का ख़दशा हो रहा है, शुगर है, वो है। अच्छा, वज़न कम करना, बहुत लोग जो सुन रहे होंगे उन्होंने देखा होगा वज़न कम करना मेजॉरिटी के लिए आसान नहीं होता। लोग सालों पार्कों में चलते रहते हैं, जॉगिंग करते रहते हैं, डाइटिंग करते रहते हैं, परेशान होते हैं, वो थोड़ा कम होता है, रुक जाता है, फिर बढ़ जाता है। क्योंकि वज़न कम करने का सिर्फ खाने से, अगर सिर्फ खाना कम करने से, डाइटिंग करने से और एक्सरसाइज से वज़न कम करना आसान होता तो दुनिया में कोई भी मोटा ना होता। हर एक डाइटिंग कर सकता है, हर एक एक्सरसाइज कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि खाना और एक्सरसाइज के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपका जेनेटिक फैक्टर है कि फैमिली में कोई मोटापे की हिस्ट्री है। नंबर 2, हार्मोन्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। मोटापे में हार्मोन्स में जो सबसे ज़्यादा हार्मोन वेट के लिए वो है, नाम बदनाम है जिसका, वो एक इंसुलिन हार्मोन है, फिर थायराइड हार्मोन है, थायराइड की वजह से मोटापा आता है, फिर लेप्टिन हार्मोन है, फिर कोर्टिसोल हार्मोन है जो स्ट्रेस में निकलता है। और स्ट्रेस में या डिप्रेशन होती है उसमें औरतें ख़ासकर बहुत खाती हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है। फिर ये आपके ईस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। देखिए, जब औरतें जवानी में जब उनका वेट बढ़ता है तो ज़्यादातर उनका वेट हिप्स पे और थाइस पे और ब्रेस्ट वगैरह पे आता है। जब पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, मीनोपॉज आता है, तो उनके अपने जो औरतों का हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन, वो कम हो जाता है। लेकिन उनमें जो मर्दों का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो थोड़ा थोड़ा बनता रहता है। और उसकी वजह से मीनोपॉज के बाद 45-50 साल में औरतों का फिर पेट निकलना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ता है बहुत सारों औरतों का। तो उसमें जब तक हार्मोन करेक्ट नहीं करेंगे वो उनका मोटापा जो है वो सही नहीं होगा।